हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल केसीएल नीट ट्यूटोरियल में। आज नीट की क्लासेस में हम बात करेंगे केमिस्ट्री क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और उस चैप्टर में हम लोग जो आज लेक्चर नंबर 4 डिस्कस करेंगे और हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट क्लास में हमने एटम्स के बारे में बात किया था कि एटम्स क्या होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, कैसे होते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में और एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट के बारे में। एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट कई जगह पे कहा जाता है कि लगभग एक ही होता है, कहीं कहीं पे कहा जाता है कि नहीं अलग अलग होता है। दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है आज की क्लास में हम समझेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास में किसी लेट लतीफी के। सबसे पहली बात करेंगे कि व्हाट इज द मॉलिक्यूल। अब आपने लास्ट क्लास में एटम देखा था, जैसे मैंने आपसे बताया था कि भैया हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ठीक है, बोरान है, कार्बन है, ये सारे एटम्स हैं। लेकिन ये एटम्स जो है वो फ्री फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करते। कभी आपको केवल हाइड्रोजन नहीं मिलेगा, कभी आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। ये हमेशा किसी न किसी के साथ अपनी स्टेबिलिटी के कारण कंबाइंड फॉर्म में रहते। ठीक है, ये कभी भी फ्री फॉर्म में आपको नहीं देखे जाते हैं, ये हमेशा कंबाइंड फॉर्म में देखे जाते हैं क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी की वजह से। क्योंकि ये अकेले स्टेबल नहीं होते, अकेले हैं तो ये एटम्स हैं। और जब यही सारे एटम्स, कई सारे एटम्स आपस में या किसी दूसरे एटम के साथ मिलके कंबाइन हो जाते हैं और फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस इन एटम एंड मॉलिक्यूल? एटम इज अ सिंगल एंटिटी एंड मॉलिक्यूल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स। ओके, तो मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर which is capable of independent existence। ये सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम फील कर सकते हैं, जिसके साथ हम कुछ काम कर सकते हैं। एटम्स इससे भी स्मॉलेस्ट है, लेकिन एटम इंडिपेंडेंट नहीं होता, उसे अलग करके रखना मुश्किल है। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है, हमें कह सकते हैं ये इंडिपेंडेंट फॉर्म में रहता है। अब मॉलिक्यूल इज असेंबली ऑफ 2 और मोर देन एटम। ठीक है, 2 या 2 से अधिक एटम्स आपस में चिपके कैसे हैं, किसी केमिकल बॉन्ड के द्वारा चिपके होते हैं। वो केमिकल बॉन्ड बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो उन्हीं को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लास 9 की बेसिक से डेफिनेशन है मॉलिक्यूल की कि द ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट और सेम टाइप्स दे आर कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, ये आप सिंपल सी चीज है। अब आप आगे देखते हैं, यहां पे भी मॉलिक्यूल के साथ एक कहानी और आती है। ये मॉलिक्यूल अकेले नहीं, अब 2 प्रकार के हो सकते हैं कि मॉलिक्यूल है कैसे। एक होता है आपका होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल और दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है भाई। होमो का मतलब सेम टाइप, हेट्रो का मतलब डिफरेंट टाइप। होमो हेट्रो। ठीक है, तो होमो मतलब सेम, यानी सेम टाइप के मॉलिक्यूल एटम, जैसे कि हाइड्रोजन H2, ठीक है, ऑक्सीजन O2, नाइट्रोजन N2, सल्फर S8। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप के जब आपके एटम, सेम टाइप के एटम्स आपस में कंबाइन करके 2 या 2 से ज्यादा आपस में कंबाइन करते हैं सेम टाइप के एटम, तो वो जो मॉलिक्यूल बनाते हैं वो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये थोड़ा सा कम पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल। तो हेट्रो का मतलब नाम से लग रहा होगा कि डिफरेंट टाइप के एटम्स है। जैसे कि आप देखिए अमोनिया। अब इस अमोनिया में आप क्या देख पा रहे हैं बेटा? आप अमोनिया में देख पा रहे हैं कि जो अमोनिया है वो 3 तरह के, एक नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन के साथ मिलकर के मॉलिक्यूल बना रहा है। तो ये हेट्रोटॉमिक हो गया। दूसरा एग्जांपल हमारा वाटर। अब आप वाटर देखेंगे तो ये वाटर जो है 2 तरह के, यानी 2 वाटर और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, यानी 2 डिफरेंट टाइप के हैं। इसमें है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 2 एटम है, लेकिन हाइड्रोजन संख्या 2 है, ऑक्सीजन की संख्या 1 है। ये डिफरेंट रेशियो में आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। उसी तरह से एग्जांपल है मेथेन, CH4, बहुत सारे एग्जांपल है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। ठीक है, दुनिया में बहुत सारे, तो केमिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो लगभग हजारों लाखों एग्जांपल है। एसिटिक एसिड, ग्लाइसिल एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ये सारे के सारे एग्जांपल जो है वो हेट्रोएटॉमिक, यानी सबसे ज्यादा संख्या जो है वो हेट्रोएटॉमिक की, होमोएटॉमिक वाले बहुत लिमिटेड नंबर्स में है। ठीक है, तो क्लियर होगा व्हाट इज द कांसेप्ट बिटवीन द डिफरेंस इन द होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पे बात आते हैं एटॉमिक वेट और एटॉमिक मास क्या चीज। देखिए ये आपको पता है, सिंपल सा एक एटम जो होता है उसके बीच में न्यूक्लियस होता है। इस न्यूक्लियस में आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दिखता है और इसके चारों तरफ डिफरेंट नंबर्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व होते हैं, इलेक्ट्रॉन रोटेशन करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो ये एक सिंपल सी एटम की बात हो रही है। अब एटम का एटॉमिक मास और एटम का एटॉमिक वेट क्या सेम चीज है?
क्या एक ही चीज मानी जाती है? अब इस बारे में हम आज बात करेंगे। ये क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। हम आज आपके पूरे कॉन्सेप्ट करके एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से आपके पूरे डाउट को दूर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में डिफरेंस क्या होता है। क्या ये दोनों सेम चीज है? हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग सेम चीज है, लेकिन ये सेम नहीं। जैसे मैं आपको छोटे से एग्जांपल से, बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं, ठीक है। एक बहुत बेसिक एग्जांपल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूं। अब आप समझिए, जैसे मैं एक एवरेज बात करूं कि इस संसार में कई तरह के प्राणी हैं। जैसे मैं अगर आपसे कहूं भैया ह्यूमंस भी होते हैं, ठीक है। अब ह्यूमंस में चलिए हम छोड़ सकते हैं कि हम इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। गर्ल्स होती हैं, बॉयज होते हैं। एनिमल्स में बात कर सकते हैं भैया, एलिफेंट होता है, हम कह रहे हैं भैया डॉग होता है, ठीक है। हम आपसे ये कह रहे हैं कि भैया और कुछ और एनिमल का नाम बताइए। एलिफेंट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गई, रैट हो गए, ये सब अलग अलग एनिमल हैं। अब अगर आप कहीं आपके पाले हुए जानवर नहीं है और आप किसी कुत्ते को देखेंगे तो क्या कहेंगे? कुत्ता है। ये तो नहीं कहेंगे कि टॉमी है, मोंटी है, शेरू है, कलुआ है, मोतिया है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। अगर आप किसी बिल्ली को देखेंगे तो आप बिल्ली कहेंगे, चूहे को देखेंगे तो चूहा कहेंगे। आपके लिए तो चूहा है, बिल्ली है, सब बराबर है, लेकिन उनके परिवार वालों ने उनका नाम रखा होगा। ये टॉमी इधर आओ, रेटू इधर आओ, मोटू इधर आओ। जैसे हम लोगों के लिए इंसान अलग अलग है। हमारे लिए वो सुरेश है, वो रमेश है, वो विनोद है, वो का विनोद, का माधव, बनराकस है। लेकिन अगर ऊपर से कोई दूसरा जानवर हम लोग को देखेगा तो हमारे लिए सब इंसान, उन्हें क्या फर्क पड़ता है कौन क्या है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं? अगर हम कलेक्टिवली एक बात करते हैं, कलेक्टिवली हम बात करते हैं, जैसे अगर हम एक एवरेज सबके वेट की बात कर लेते हैं, सबके एवरेज वेट की बात कर लेते हैं। लड़कियों का, एडल्ट लड़कियों का जो एवरेज वेट माना जाता है कि वो 48 से लेकर 52 केजी के आसपास होती हैं। एक एडल्ट बॉय का एज माना जाता है कि वो 65 से लेकर के 75 किलोग्राम के वेट के बराबर होता है। एक हाथी जो है लगभग वो करीब, नहीं कुछ तो बहुत ज्यादा होगा, 1000-1200 किलो का, मुझे आइडिया नहीं। एक कुत्ता जो है वो करीब 30 से 35 किलो का हो सकता है। चूहा जो होता है वो 2 से 100 ग्राम से 300 ग्राम का हो सकता है। बिल्ली जो है वो 4 से 5 किलो की हो सकती है। यानी एक एवरेज सबका वेट है। ये हम कलेक्टिवली वेट। अब गर्ल्स की जो बॉयज की वेट की बात कर लेता हूं, तो क्या सारे बॉयज 65 से 75 किलो के होते हैं? कुछ बॉयज 90-95 के होते हैं, कुछ बॉयज 100 से ऊपर होते हैं, कुछ बॉयज होते हैं सुट्टे टाइप के, वो 30-35 किलो के भी होते हैं, 40-42 किलो के भी होते हैं। लेकिन एक एवरेज बात कही जाती है कि जो बॉयज होते हैं वो इस वेट के होते हैं, जानवर जो है इस वेट में। कुछ कॉन्सेप्ट पे आते हैं। अगर मैं किसी बात करूं, मैं लड़कों की बात करूं, जैसे मैं अपनी बात करता हूं, ठीक है, नहीं मैं अपनी बात नहीं करूंगा, मैं किसी एक लड़के का नाम ले लेता हूं। मान लीजिए कोई एक लड़का है, उसका नाम है मोहन, ठीक है। अब इस मोहन का जो एग्जैक्ट वेट है ये 63 किलोग्राम का ये लड़का है, बड़ा फिट लड़का है, 63 किलोग्राम का। लेकिन हमने कहा कि जो मोहन, क्योंकि एक पुरुष जाति में आता है, तो पुरुषों का जो एवरेज वेट होता है एडल्ट का, वो 68 से 72 किलो होता है। अब देखिए, ये इसका एक्चुअल वेट है 63 किलो, लेकिन क्योंकि ये पुरुष जाति में, मनुष्य जाति में आता है, तो इसका जो होना चाहिए जो एवरेज वेट होता है वो 68 से 72। तो अगर हम इसको नहीं जानते पर्सनली, इसको नहीं बोलते, तो हम बोलते हैं 68 से 72 किलो के आसपास हो। अब यही डिफरेंस है एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। अगर हमने कहा कि मोहन एग्जैक्टली 63 किलो का है, तो ये इसका एटॉमिक मास है। और हम कह रहे हैं कि मोहन जो है 68 से 72 किलो के बीच होता है, तो ये इसका एटॉमिक वेट है। कुछ समझ में आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि जो एटम्स होते हैं वो एटम्स भी नेचर में अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। कंबाइंड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोटोप्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, आइसोबार के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कभी कभी वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कभी वो सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अलग अलग एग्जिस्टेंस होने के कारण उनके वेट में एक वेरिएशन आता है, और सभी का एवरेज निकाल करके हम जब उसका एक वेट डिसाइड कर देते हैं तो वो उसका एटॉमिक वेट होता है। किसी भी एटम का, किसी भी मॉलिक्यूल का, जब हम उसका पूरे नेचर में जितने भी फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है, जितने भी आइसोटोप्स में वो एग्जिस्ट करता है, उन सब का एवरेज निकालकर हम क्या करते हैं, उसको करते हैं, तो वो उसका एटॉमिक वेट होता है।
और जब हम उसका एक्चुअल वेट निकालते हैं, एक्चुअल वेट मतलब उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं उनको जोड़कर कंबाइन करके उनका वेट जब निकालते हैं तो वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो उसका एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास में कुछ बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया। आगे चलिए डेफिनेशन देखते हैं, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एन एटॉमिक मास द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन एन एटम ऑफ एलिमेंट। कोई भी एटम है, अब एटॉमिक मास की बात पहले कर लेते हैं। एटॉमिक मास का मतलब आपको पता है भैया, ये एटम है, क्या है भाई साहब, ये हमारा एक एटम है और इस एटम के बीच में यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस, इसमें है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और बाहर क्या घूम रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहा है मेरे बच्चों, जो भाई किसी भी झोले का वेट कितना है, उस झोले में जितनी सब्जी है सब्जी का वेट निकाल लो, झोले का वेट आ जाएगा। तो जब किसी भी एटम का वेट निकालना है तो उसके अंदर जितने भी न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन उन सबको वेट निकाल लो तो वो हमारा एटम का वेट हो जाएगा, जो ऑब्वियस सी बात है। तो किसी भी एटम का एक्चुअल वेट उसके अंदर पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के वेट के बराबर होता है। एटॉमिक मास की बात हो रही है, एटॉमिक मास उसका जो है वो बराबर होता है। अब बात कर लेते हैं, तो क्या सब में तो बराबर ही होगा? नहीं, किसी किसी हर एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या वेरी करती है, अलग होती है। जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन, 1 न्यूट्रॉन। कार्बन की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन। नाइट्रोजन की बात करें तो 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? उसी तरह से सब में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आगे पीछे होगी और उसी हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का अलग अलग वेट पता चल जाए, मेरे लिए तो बहुत इजी हो जाएगा। हम बस तीनों का अलग अलग वेट जोड़ देंगे, किसी भी एटम का हम एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? चलिए देखते कैसे कर सकते हैं। तो हमें पहले पता करना होगा कि इन तीनों का अलग अलग वेट क्या है। तो इन तीनों का अलग अलग वेट देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का अलग अलग वेट देखते हैं, चार्ट के जरिए समझते हैं और इसको देखते हैं। प्रोटॉन पे प्लस प्लस चार्ज होता है क्योंकि पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, जीरो होता है, इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज। वेट देखिए, सबसे हल्का होता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का वेट 9.110 इंटू 10 पावर -28। -28 समझते? -28। अगर थोड़ी सी मैथ कैलकुलेटर कमजोर है तो अगर मान लीजिए मैंने कहा 1 को, ठीक है, ये 1 हमने 10 कर दिया, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.1। अगर मैंने 1/100 कर दिया तो इसकी वैल्यू होगी 0.01। मैंने 1/1000 कर दिया तो इसकी वैल्यू होगी 0.001। इसे समझ में आ रहा है? मैं एक सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं। तो अगर 1/10 को हम कर सकते हैं 10 की पावर -1, 1/100 को हम बोल सकते हैं 10 की पावर -2, 1/1000 को हम बोल सकते हैं 10 की पावर -3। तो सोचिए 10 की पावर -28, यानी 1/1 के आगे 28 जीरो। बाप रे बाप, कितना हल्का वेट है भाई। इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.11 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। ये बहुत हल्का वेट है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट लगभग बराबर होता है। ऐसा कहा जाता है, लेकिन एग्जैक्ट बराबर नहीं होता, लेकिन लगभग बराबर होता है। देखिए ये 1.6727 इंटू 10 पावर -24 है प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन 1.6750, यानी हल्का सा प्रोटॉन से भारी, बहुत हल्का सा भारी, और 10 पावर -24। हम अगर 1.67 तक ही लेके चलते हैं तो हम मानते हैं दोनों का वेट बराबर है। तो अब हमें इलेक्ट्रॉन का वेट मालूम चल गया, प्रोटॉन का वेट मालूम चल गया, न्यूट्रॉन का वेट मालूम चल गया। हम किसी का भी एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सिंपल सा एग्जांपल हम लेके चलते हैं भाई। कैसे निकालना है? हमने सिंपल सा एग्जांपल ले लिया, कंपाउंड है कार्बन। अब भैया आपसे कहा कार्बन का एटॉमिक मास निकालिए, तो आपको पता है कि कार्बन के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन। तो एक चीज आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं हम इलेक्ट्रॉन को निगलेक्ट करके चलते हैं, इलेक्ट्रॉन को काउंट ही नहीं करते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का वेट इतना ज्यादा कम है, इतना ज्यादा कम है। एटॉमिक मास कैलकुलेट करते समय हम इसको निगलेक्ट मान के चलते हैं, क्योंकि बहुत फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्जांपल तौर पे आप किसी दुकान में 1 कुंटल आलू लेने जाइए और 1 पाव आलू लेने जाइए। आप 1 पाव आलू लेने जाइए और आप बगल में से जब वो दुकानदार तौल ले तो आप 1 आलू उठा के और डाल दीजिए। अरे बोलिए, अरे भैया सब चलता है। वो कहेगा मारा पड़ा का शर्म है, तो कैसे चलता है? क्योंकि उस 1 आलू से वो 250 ग्राम हो सकता है, वो 300 ग्राम हो सकता है। लेकिन अगर आप 1 कुंटल आलू ले रहे हो और उसमें 1 आलू कोई लाके रख देगा तो आप कहेंगे अरे ठीक है चलता है।
क्योंकि उसके वेट के आगे वो नेग्लिजिबल है, क्योंकि इन सब के वेट के आगे ये बहुत नेग्लिजिबल है, -24 दैट्स वाई हम इलेक्ट्रॉन को नेग्लिजिबल लेके चलते हैं। तो हम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का वेट निकाल के एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब कार्बन का अगर हमें एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है, हमें पता है कार्बन में 6 न्यूट्रॉन होते हैं और प्लस कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं। तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻24 प्लस 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻4 24। ये दोनों है भाई, ये न्यूट्रॉन का वेट, ये प्रोटॉन का वेट, इन दोनों को सॉल्व करके कैलकुलेट कर लोगे, जो वैल्यू आएगी वो कार्बन का एटॉमिक मास होगी। तो आप किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या एग्जैक्टली पता है तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन ये 1.67 10⁻24 ये वह बड़ा बवाली काम, बड़ा कठिन काम। तो साइंटिस्ट लोगों ने सोचा चलो भाई, जब केमिस्ट्री की बात आएगी तो हम एक नई यूनिट जनरेट कर देते हैं, एक नई यूनिट जनरेट करते हैं, उस नई यूनिट के हिसाब से हमें कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। वो नई यूनिट है AMU, एटॉमिक मास यूनिट। उन्होंने कहा कि एक एटॉमिक मास जो होता है यूनिट वो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। 1.66 इंटू 10⁻24, ये सब डेटा याद कर लो, नीट केमिस्ट्री क्वेश्चन है एमसीक्यूज के। 1.66 इंटू 10⁻24 के बराबर होता है। तो किसी भी वेट को अगर इस वेट से डिवाइड कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वो 1 AMU के बराबर होगी। तो अगर हम 1.67 टू 7.24 को 1.66 अपॉन 10⁻24 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आती है 1.007316। इसके वेट को डिवाइड करते तो वैल्यू आती है 1.000871 और इसको डिवाइड करते तो वैल्यू आती है 0.000549। दिस इज AMU यूनिट। अब हम क्या करेंगे, अब आप कहीं भी कैलकुलेशन देखेंगे ना, एटॉमिक मास हो तो उसे हमेशा AMU में लिखा जाता है। तो लगभग अब क्या आ गया, एक प्रोटॉन का वेट 1 AMU 1.00 है, मतलब 1 के मान लो राउंड फिगर में। एक न्यूट्रॉन का वेट 1 AMU 1.00 है राउंड फिगर में, और इलेक्ट्रॉन भैया 0.000 लगभग नेग्लिजिबल। तो अब अगर हम किसी भी कंपाउंड का वेट इसमें करेंगे तो बड़ा लंबा काम है, लेकिन AMU में करेंगे तो बड़ा आसान काम है। जैसे अभी हमने कार्बन 6 का निकाला था वेट, तो इसमें आपको पता है कि 6 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 प्रोटॉन होते हैं। तो अगर इसका एटॉमिक मास निकालना है तो न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास होता है 1 AMU। मैं राउंड फिगर की बात कर रहा हूं, इकट्ठा नहीं कर रहा हूं। 1 AMU और प्रोटॉन का भी होता है 1 AMU। तो कितना हो गया, 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1, ठीक है, 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 1 कितना हो गया, 12। यानी कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12। मैं एटॉमिक वेट कहूंगा तो अलग हो जाएगा। जब मैं एटॉमिक वेट करूंगा ना तो वहां पे इलेक्ट्रॉन को भी कैलकुलेट किया जाएगा, उसके साथ साथ कार्बन के जितने आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं उन सबको भी कैलकुलेट किया जाएगा और सबका एवरेज निकाला जाएगा कि नेचर में कितने % एग्जिस्ट करता है, तब जाके एटॉमिक वेट कैलकुलेट होता है। लेकिन एटॉमिक मास तो बहुत इजी है, जितने न्यूट्रॉन जितने प्रोटॉन को काउंट कर लो AMU में हो जाएगा। अब जैसे एग्जांपल तौर पर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि चलिए क्लोरीन की बात कर लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक मास एटॉमिक नंबर होता है 17। अब एटॉमिक नंबर अगर 17 है तो इसमें न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन 17 होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में कितने होंगे, 17 होंगे। तो इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं, 17, और प्रोटॉन कितने हैं, 17। अब इसका अगर एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो एक न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 1 AMU बराबर होता है। ये हो जाएगा 17 गुणते 1 और इसका हो जाएगा 17 गुणते 1, दिस इज 34। एटॉमिक मास करीब 34 के आसपास आ गया। लेकिन एक एटॉमिक वेट निकालते हैं जब, तो एटॉमिक वेट इसका होता है 35.5। अब ये कहां से आता है, क्योंकि एटॉमिक क्लोरीन जो है वो 2 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, 17 क्लोरीन 34 और 17 क्लोरीन 35, 2 में एग्जिस्ट करता है। तो उसका एवरेज निकाल के हम 35.5 निकालते हैं। तो ये एटॉमिक मास अलग है, एटॉमिक वेट अलग है। क्लियर हो गया। एटॉमिक मास जस्ट सिंपल नंबर, कैलकुलेट द प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर आपको ग्राम में निकालना है तो ये वैल्यू रखिए, सिंपल करके AMU निकालना है तो आप ये वैल्यू। दैट्स इट, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मेरे ख्याल से आप कभी भूलेंगे नहीं, दोनों चीज में कभी डिफरेंस कर नहीं पाएंगे, मतलब भूलेंगे।
एटॉमिक मास जो है इसके डेफिनेशन, एक सिंपल से डेफिनेशन दिया गया है कि इट कैन बी डिफाइंड एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ द कार्बन एटम इन ग्राउंड स्टेट। मतलब एक रेफरेंस हमें लेना पड़ता है किसी भी रेफरेंस को एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए, हमें एक रेफरेंस लेते हैं। हमने यहाँ कार्बन रेफरेंस लिया है, तो कार्बन को बोलते हैं कि भाई जो कार्बन का एटॉमिक मास जो है, कार्बन में 12 आपके न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, मिला के 6 प्लस 12 हो गया, तो इसको हम 1/12 कहते हैं। बस सिंपल सा डेफिनेशन, उसमें कुछ नहीं है। और कुल मिला के एक एमयू बराबर होता है 1.66 × 10⁻²4, ये याद कर लेना। और इसी वैल्यू को डिवाइड करके हम एएमयू ग्राम को एएमयू में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं। अब मॉलिक्यूलर वेट की बात करते हैं कि पहले एटॉमिक वेट समझ लेते हैं। एटॉमिक वेट क्या है, मैंने कहा ना एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट क्या है, एटॉमिक मास जो है वो सिंगल एटम का मास होता है, जबकि एटॉमिक वेट जो है उस कंपाउंड में जितने भी नेचर में एग्जिस्ट करता है जिस फॉर्म में, उनके एवरेज वेट को हम एटॉमिक वेट कहते हैं। मैंने आपको शुरू में बताया था एटॉमिक वेट का डेफिनेशन क्या है। एटॉमिक वेट कैन बी डिफाइंड एज द एवरेज वेट ऑफ एन एलिमेंट विथ रिस्पेक्ट टू इट्स ऑल आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस। संसार में, नेचर में जितने भी उस एटम जिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और जितने भी उसके आइसोटोप्स हैं, उन सब का सम अप करके उसकी एवरेज वैल्यू को जो निकालते हैं वो उसका एटॉमिक वेट कहलाता है। एटॉमिक वेट को हम हमेशा एटॉमिक मास यानी कि एएमयू में ही कैलकुलेट करते हैं। एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास को हम एएमयू में कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब कुछ बेसिक डिफरेंस जान लेते हैं। बेसिक डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये क्वेश्चन बेसिकली थोड़ा एलेबोरेट कर रहा हूं क्योंकि ये नीट में बहुत डिटेल में पूछता है। एटॉमिक मास क्या है कि इट इज एटॉमिक मास रिप्रेजेंट द मास ऑफ सिंगल आइसोटोप और सिंगल एटम। किसी भी सिंगल एटम की बात करेंगे, जब हम उसके न्यूट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू की बात करेंगे तो एटॉमिक मास है, लेकिन जब हम उसके एवरेज वेट की बात करेंगे, उसके सारे आइसोटोप्स, उसके नेचर में पाने वाले सारी चीजों को, तो उसका एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट जो है वो आइसोटोप के मास से इंडिपेंडेंट है। मतलब कोई भी क्लोरीन है, कितने आइसोटोप में एग्जिस्ट कर रहा है, हाइड्रोजन, प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, कितने आइसोटोप में एग्जिस्ट कर रहा है, उससे उसको मतलब नहीं। वो जिसकी बात करेंगे फिर उसी की बात, यानी हम करेंगे, अगर हम कहेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होते हैं प्रोटियम, ड्यूटेरियम, तो हमको सिर्फ हम हाइड्रोजन उसकी बात करेंगे जिसकी बात हो रही है। ड्यूटेरियम की अलग एटॉमिक मास होगा, प्रोटियम का अलग एटॉमिक मास होगा, लेकिन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास प्रोटियम, ड्यूटेरियम सबको मिला के बनाया जाएगा। एटॉमिक वेट क्या होता है, उसके आइसोटोप एबंडेंस सबको मिला करके। कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास कैन बी डन यूजिंग द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। सिंपल सा आप न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन के मास को कैलकुलेट करके आप एटॉमिक मास कैलकुलेट कर सकते हैं। जबकि एटॉमिक वेट कैलकुलेट करने के लिए आपको परसेंटेज एबंडेंस, मतलब कितने परसेंट नेचर में पाया जाता है। अगर मैं आपसे कहा कि कोई आइसोटोप है वो ए और बी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो ए जो है 70% एग्जिस्ट करता है, बी 30% एग्जिस्ट करता है, तो आपको उसी रेशियो में कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब जाके उसका एवरेज वेट निकलेगा। ये एटॉमिक वेट की बात हो रही है। ठीक है, एटॉमिक मास हमेशा एक होल नंबर होता है, जबकि एटॉमिक वेट जो है वो फ्रैक्शन में होता है। जैसे मैं अगर कहूं, मैंने कहा क्लोरीन का 34 जो है वो एटॉमिक मास है, 35.5 एटॉमिक वेट है, तो ये फ्रैक्शन में है, ये डेसिमल में है, ये पॉइंट्स में है। एटॉमिक मास हमेशा एक होल नंबर होता है। एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में भी हो सकता है, डेसिमल में भी हो सकता है। ये एक सिंपल सा डिफरेंशिएशन है जो आपको समझ में आ गया होगा एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट के बीच। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि एटॉमिक, ये अभी हो गया, अब थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास की बात, मॉलिक्यूलर वेट की बात कर लेते हैं। यार जैसे एक एटम का वेट है, तो उसी अगर वो कई सारे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसके वेट को हम मॉलिक्यूलर वेट कहते हैं। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कुछ है नहीं, इसको इस तरह समझिए। जैसे मैं आपसे कहूं कि भैया, मैं आपसे कहूं वाटर, दिस इज वाटर H2O, अब इसका आपसे मैं कहूं भैया इसका एटॉमिक वेट क्या होगा, तो इस वाटर में एक हाइड्रोजन है और दो क्या है, दो ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है कितना, एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, ये हो गया 16। तो अब ये क्या हो गया, अब ये सॉरी 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन एक ही है, सॉरी कैलकुलेशन गलत हो गया। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन का होता है 1, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 1 कम 2 प्लस 16 1 कम 16, ये हो गया 18। अब ये मॉलिक्यूल का वेट है, वाटर का हमने वेट जो निकाला, दिस इज मॉलिक्यूलर वेट। तो एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट समझ आ गया ना। एटॉमिक वेट सिंगल एटम का वेट और मॉलिक्यूलर वेट मतलब उसके सारे मॉलिक्यूल्स का वेट। ये तो बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है यार, बहुत इजी। एक सिंपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लेता हूं। जैसे हमने लिया एसिटिक एसिड CH3
COOH, दिस इज एसिटिक एसिड। इसका निकालते हैं मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा भैया। इसमें कितने कार्बन है? 1 2, 2 कार्बन है। कितने हाइड्रोजन है? 3 1 4, 4 हाइड्रोजन है। और कितने इसमें ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन। यही चीजें हैं। अब कार्बन का होता है 12, कार्बन का एटॉमिक कितना होता है? 12, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 12 दूना 24। हाइड्रोजन का होता है 1, 4 1 कम 4। और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 दूना 32। अब इसको जोड़ लो, 24 4 28, 28 2 30, 30 30 7, दिस इज 60। ये 60 AMU, ये 60 AMU जो है ये एटॉमिक वेट किसका हो गया? आपके एसिटिक एसिड का। तो किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मॉलिक्यूलर वेट किसी भी मॉलिक्यूल का, बाय यूजिंग दिस कैलकुलेशन। ठीक है, एक और ले लेते हैं, थोड़ा सिंपल से और ले लेते हैं। जैसे हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड का, H2SO4। ये आप तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब आपको सारे एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। एटॉमिक नंबर याद रहेगा तो एटॉमिक मास भी याद हो जाएगा, तो ये याद होना जरूरी है। अब इसमें 2 हाइड्रोजन है, इसमें 1 सल्फर है और इसमें 4 ऑक्सीजन। दिख रहा है? हाइड्रोजन का होता है 1, 2 1 कम 2। सल्फर का होता है 32, 1 ही 32 है। और ऑक्सीजन का होता है 16, 16 चौको 64। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, आपका आ जाएगा 98 AMU, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 98 AMU एटॉमिक मास। दैट्स इट, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। ये आपको कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। ये सब अभी टॉपिक तैयार करते चलोगे तो आगे जब हम केमिस्ट्री थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। एक मेथड और है एटॉमिक वेट निकालने का, एक मेथड है, इसको भी याद कर लीजिए क्योंकि नीट पे क्वेश्चन पूछा गया है। दिस इज डुलोंग एंड पेटिट मेथड। याद करिएगा, साइंटिस्ट है डुलोंग और पेटिट मेथड। उन्होंने एक सिंपल सा फार्मूला दिया स्पेसिफिक हीट के लिए। किसी भी मॉलिक्यूल का एटॉमिक वेट और उसके स्पेसिफिक हीट का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो 6.4 के बराबर। ठीक है, तो अब कुल मिलाकर अगर आपको किसी मॉलिक्यूल का स्पेसिफिक हीट पता है तो आप उसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट कर सकते हो, और किसी भी एटम का एटॉमिक वेट पता है तो इसका स्पेसिफिक हीट आप निकाल सकते हो इस फार्मूले से। जैसे कि 2 तरह के क्वेश्चन इसमें बनेंगे, 2 तरह के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बनेगा कि हमारे पास कोई एक अननोन एटम है X या ABC, कोई अननोन एटम है, और इसका जो इसको हम जब मेल्ट करते हैं तो इसमें जो इसका जो स्पेसिफिक हीट है वो निकलता है 0.057 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, ये इतना हीट निकलता है। तो बताइए कि ये एटम कौन सा है? तो क्योंकि अब आपको एटम को पता नहीं है लेकिन स्पेसिफिक हीट मालूम चल गया, तो इस फॉर्मूले में जब आपने इसकी वैल्यू रखी और इसको वैल्यू रखी तो एटॉमिक वेट कैलकुलेट इक्वल क्या हो जाएगा? 6.4 डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक हीट। तो जो वैल्यू मालूम चलेगी उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे भाई कितना एटॉमिक वेट किस एटम का होता है, तो हम बता देंगे। दूसरे तरह का सवाल क्या पूछ सकता है कि आपको कोई कंपाउंड का एटॉमिक वेट दिया रहेगा और कहेगा इसका स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करो, इसी फॉर्मूले से दोनों निकल जाए। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके हम निकाल देख लेते हैं ये कैसे ये होता है, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो एक ये एग्जाम्पल तो हम यहाँ पे ये देख लेते हैं। ये वो हमने थ्योरी देख लिया था। अब फिर बात करते हैं कि एटॉमिक बेस, जो मैंने आपको डिफरेंस समझाया था एग्जांपल, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट में डिफरेंस क्या है। एटॉमिक मास अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं, एग्जांपल लेते हैं क्लोरीन, तो आपको पता है क्लोरीन में वो 2 आइसोटोप में एग्जिस्ट करता है, एक क्लोरीन 35 और एक क्लोरीन 37। जो क्लोरीन 35 है उसमें इलेक्ट्रॉन 17 है और उसके न्यूक्लियस का वेट है 35, यानी कि तो इसका एटॉमिक मास होता है 34.969 AMU। और जो क्लोरीन 37 आइसोटोप होता है उसका एटॉमिक मास होता है 36.9। अब ये क्लोरीन 35 का एटॉमिक मास है 34.9 और क्लोरीन 37 का एटॉमिक मास है 36.9। ये एटॉमिक मास है दोनों का अलग अलग, लेकिन जब हम दोनों को मिलाकर एवरेज केवल क्लोरीन की बात करेंगे तो वो एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक वेट। अब ये भी हमें देखना है कि जो क्लोरीन 35 है वो नेचर में 75.76% अवेलेबल है और क्लोरीन 37 कम पाया जाता है 24.24% एवरेज। अब इन दोनों के परसेंटेज का वेरियस निकाल के हम देखते हैं तो हमें एवरेज मिलता है 34.5, ये मैंने 35.45। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 34.96 और क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है 35.45। ये कहां से आया? ये उसके नेचर में जितने भी आइसोटोप्स हैं उन सबको जोड़कर उनके परसेंटेज निकालकर उसके एवरेज वैल्यू से आया। एक बेसिक सा डिफरेंस हमने यहाँ पे समझ लिया, एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनसे आने वाले न्यूमेरिकल्स, एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने कौन कौन से तरीके हैं, एटॉमिक वेट से कौन कौन तरीके हैं, स्पेसिफिक हीट से क्वेश्चन कैसे आता है। ठीक है, इन सब के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू।